सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए वोटिंग शुरू। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से होगी पूछताछ। ईडी और सीबीआई ने जारी किए समन। सरकार का इटली से किसी तरह के सौदे से इनकार। सीआईसी ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालयों को दिया प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश। केजरीवाल ने उठाया था मुद्दा, पीएमओ विश्वविद्यालय को देगा डिग्री का ब्यौरा। मेडिकल दाखिले के लिए एक परीक्षा का राज्यों ने किया विरोध। महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला। महाराष्ट्र सरकार 5 मई को सीईटी एग्जाम कराने पर अड़ी। और एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल। क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन जियान वांग को हराया। फाइनल में पहुंचने के लिए चीन की यान वांग से मुकाबला। और हम सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इस दौर में 3 जिलों दक्षिण 24 परगना, दक्षिण कोलकाता और हुगली की 53 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनाव आयोग ने सभी इलाकों में सुरक्षा और मतदाताओं की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को आयोग ने सील कर दिया है। और इसमें दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र पर लोगों की खासी नजरें हैं। यहां से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी को कांग्रेस की दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र कुमार बोस से कड़ी चुनौती मिल रही है। आज के मतदान के बाद राज्य की 294 में से 266 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद आखिरी दौर में 5 मई को 28 सीटों पर मतदान होना बाकी रह जाएगा। सभी सीटों के नतीजे 19 मई को आएंगे। और इस दौर में कुल 1,23,97,832 मतदाता हैं। इनमें 63,84,183 पुरुष और 60,434 महिला मतदाताओं की तादाद है। नौ 9,418 सर्विस मतदाता हैं और 197 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सीटों पर कुल 349 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 43 महिला उम्मीदवार हैं। इस दौर में सबसे कम 3 उम्मीदवार आरामबाग और गोघाट सीट पर हैं, जबकि सबसे ज्यादा 11 उम्मीदवार कोलकाता पोर्ट और भवानीपुर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि गठबंधन के तहत कांग्रेस 14 और सीपीएम 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इस दौर में 83 निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं। बाकी तैयारियों की बात करें तो चुनाव आयोग ने इस दौर के लिए कुल 14,642 मतदान केंद्र बनाए हैं। इस दौर में 16,838 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतदाताओं को 1,024 मशीनों पर वीवीपीएटी की सुविधा दी जा रही है। तीसरे और चौथे दौर में हिंसा की खबरों के बाद चुनाव आयोग इस बार सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल के तीनों जिलों में केंद्रीय और पुलिस बलों के 90,000 जवान तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 680 कंपनियों के अलावा राज्य पुलिस के 20,000 जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही 2 पुलिस पर्यवेक्षकों के अलावा दूसरे राज्यों के आईएएस अधिकारी भी तीनों जिलों पर नजर रख रहे हैं। अकेले कोलकाता दक्षिण में केंद्रीय बलों की 113 कंपनियों के साथ साथ कुल 18,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ के 800 इलाकों को अति संवेदनशील और 1,467 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। और आइए सीधा कोलकाता लिए चलते हैं आपको, जहां हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा मौजूद है, उनका रुख करेंगे। पंचानन, वोटिंग शुरू हो गई, हम जानते हैं पश्चिम बंगाल में इस बार तमाम जो इंतजाम है वो अभूतपूर्व है एक तरह से।
इस समय किस तरह की तैयारियां दिख रही हैं और किस तरह का उत्साह दिख रहा है लोगों में सुबह सुबह? हाँ प्रीति, देखिए उत्साह का तो आलम आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मतदान अभी कुछ मिनट ही हुए हैं शुरू हुए, 1 या 2 मिनट, और लाइन आप देख सकती हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ी लाइन है। लोग जी पंचानन। अपने मताधिकार का जल्दी से जल्दी इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज ये, और दूसरा ये है कि सिक्योरिटी के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। आपने सही कहा कि एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं जो कल हमको मिला था कि असम में जो 2 दौर के मतदान हुए थे, उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई थी उसका 2 गुना पैरामिलिट्री फोर्स सिर्फ इस चरण के लिए लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं सुरक्षा के कितने अभूतपूर्व इंतजाम है। चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है फिलहाल। अभी तक अभी कोई खबर नहीं आई है। चार दौर के जो चुनाव हुए हैं उसमें सिर्फ तीसरे और चौथे दौर में हिंसा की खबरें आई थी। चुनाव आयोग को पूरा यकीन है कि इस बार 5वां और जो छठा क्रूशियल चरण है उसमें जो है वो मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न करा सकेंगे। जी बिल्कुल। खास नजरें इस बार 5वें दौर में है, तमाम बड़े नाम, खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। किस तरह के राजनीतिक समीकरण इस दौर में नजर आ रहे हैं पंचानन? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये 6 दौर के चुनाव में आखिरी के जो 2 दौर हैं, या कह लीजिए आखिरी के 3 दौर हैं, ये सभी के लिए, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हो, सभी के लिए उनको लगता है कि आखिरी का ये जो 2 दौर हैं, ये कोलकाता साउथ से लेकर ये जो 53 सीटें हैं और आखिरी में जो 25 सीटें बचेंगी, ये बहुत क्रूशियल होने वाली हैं। और यहाँ जो सरकार को, तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि उनकी सरकार में वापसी हो, उसकी लगातार कोशिश है। तो कांग्रेस और वाम दलों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ताकत मिल रही है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, तो उनका उत्साह भी बढ़ा है और वो पूरी ताकत से चुनाव में लगे हुए हैं। बीजेपी में भी यही हाल है। बीजेपी में उनको लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है वो उनको मिल सकता है। तो सभी अपने लिए बड़े समीकरण तलाश करने की कोशिश में है और काफी दिलचस्प होने वाला है ये पश्चिम बंगाल का चुनाव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंचानन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज 5वें दौर का मतदान पश्चिम बंगाल में 53 सीटें हैं 3 जिलों की, और इस चरण के साथ ही कुल 266 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी और आखिरी दौर में 5 मई को मतदान होगा। फिलहाल आइए इन खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में घूस के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और पूर्व वायुसेना उप प्रमुख जेएस गुजराल को पूछताछ के लिए तलब किया है। पीटीआई के मुताबिक सीबीआई जेएस गुजराल से आज और एसपी त्यागी से सोमवार को पूछताछ करेगी। सीबीआई से पहले 2013 में इन मामलों में दोनों पूर्व सैन्य अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। इधर प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को अगस्ता वेस्टलैंड डील मामले में समन भेजा है। उनसे अगले हफ्ते पूछताछ हो सकती है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत समन जारी किया गया है। ईडी ने 2014 में पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया था, जिसमें त्यागी समेत 21 लोगों के नाम हैं। हाल में इटली के कोर्ट के फैसले में कई जगह पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी का नाम आया है। केंद्र सरकार ने बयान जारी करके उस आरोप को खारिज किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले पर इटली से कोई सौदा किया है। सरकार का कहना है कि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है और इस पर ध्यान भटकाने की कोशिश गुमराह करने वाली है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को एक आरोपी से जोड़ने के प्रयासों को भी पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। शुक्रवार रात जारी एक बयान में कहा गया कि जो लोग प्रधानमंत्री को सफल होते नहीं देख सकते वो उन पर एक सौदा करने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है और जांच एजेंसियां मामले की सच्चाई सामने लाने में जुटी हैं। और इस मसले पर कांग्रेस और बीजेपी में तल्खी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने पूछा है कि टेंडर की शर्तों में किसके इशारे पर बदलाव हुआ। कांग्रेस ने सरकार से कहा है कि वो धमकी देने के बजाय 2 महीने में सच्चाई सामने लाए। अहमदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टेंडर में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाले से हेलीकॉप्टर खरीदने की बात क्यों बदली गई। फील्ड ट्रायल भारत में कराए जाने की बजाय कंपनी के परिसर में कराने की अनुमति किसने दी। करार होने के तुरंत बाद इटली की मीडिया में भ्रष्टाचार की खबरें आने के बाद इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। मैं इतना पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी से कि किसके इशारे पर ये परमिशन उनको दी गई, किसके इशारे पर उनको टेक्निकली क्वालिफाइड पाया गया और टेंडर की शर्तों के साथ ये जो छेड़खानी हुई है वो किसके इशारे पर हुई है।
कांग्रेस ने सरकार पर आधी सच्चाई सामने लाने का आरोप लगाया। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर इसमें कांग्रेस की भूमिका होती तो सीबीआई से जांच क्यों कराई जाती या फिर करार रद्द क्यों किया जाता। जिन्होंने इस डील में पैसा लिया है, कितना लिया है, कहां लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, अगर इस गवर्नमेंट में दम है तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर ये मॉनसून सेशन में इसी सदन में बता दे। उधर राज्यसभा में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। स्वामी ने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष ने अगस्ता वेस्टलैंड की मुख्य कंपनी फिन मैकेनिका को यूपीए सरकार के वक्त काली सूची में डालने की गलत जानकारी दी। कांग्रेस ने भी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ ऐसा ही नोटिस दिया है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने पनामा पेपर्स, महाराष्ट्र से जुड़े मामले और समाचार पत्रों में आए कुछ अन्य मामलों को उठाया था। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि आयकर अधिनियम के मुताबिक किसी व्यक्तिगत मामले में की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकता जब तक अदालत में मामला दर्ज नहीं हो जाता। कानून में, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 138 है जिसमें कि किसी प्रोसीडिंग की जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती जब तक किसी केस कोर्ट में केस फाइल ना हो। लेकिन जो भी कानूनन कार्रवाई इन केसेस में होती है इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। पनामा पेपर्स के संबंध में भी जिसके नाम आए हैं हर एक को उसका नोटिस दिया गया है और उसकी पूरी जानकारी हो रही है। इसी साल से पूरे देश में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का कई राज्य विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों से 5 मई को होने वाली राज्य की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठने को कहा है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विनोद तागने ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। गुजरात सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा तय समय पर 1 मई को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल 1 मई को परीक्षा नहीं कराने की केंद्र की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे जुड़ी याचिकाओं पर बाद में सुनवाई होगी। केंद्र ने एक ही बार में 24 जुलाई को परीक्षा कराने की अपील की थी। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मेडिकल राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी नीट को 2 चरण में कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन की अर्जी लगाई। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि 1 मई को होने वाली परीक्षा को रद्द कर सभी छात्रों को 24 जुलाई को परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। साथ ही राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए अलग परीक्षाएं कराने की अनुमति देने को कहा, लेकिन कोर्ट ने इससे इनकार करते हुए परीक्षाएं तय समय पर कराने का आदेश दिया है। The Honorable Supreme Court has refused to constitute the bench as of now. There is no bench which is being constituted. The examination as slated on 1st May 2016 will take place. This will be the first phase of NEET examination. इससे पहले लोकसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरण में कराने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि 1 मई को परीक्षा होने से छात्रों को तैयारी का समय नहीं मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि जो कल 1 मई का है इस टेस्ट को जो 2 है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 1 और 2 इसको दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। कांग्रेस और शिवसेना सांसदों ने अलग अलग पाठ्यक्रम और भाषा का हवाला देते हुए इसे 2018 से लागू करने की मांग की। पहली रिक्वेस्ट ये है कि ये 2018 को करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में स्पेशल लीव पिटीशन अगर सरकार लाएगी तो कुछ ना कुछ मदद होगी। अगर ये बात नहीं हो सकती है अध्यक्ष जी, तो कम से कम 3 महीने का समय यानी 24 जुलाई को जो एग्जाम है उस 24 जुलाई के एग्जाम में कम से कम सभी लोगों को अपेयर होने का मौका मिले। सारे राज्यों में इसको प्रखर विरोध हो रहा है। मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर को कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट पे जाए, ये निर्णय आपका है, उसको हम उसकी सराहना करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, ये 2018 से इसे लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया था कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी।
पहले चरण की परीक्षा 1 मई और दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुनाए गए अपने फैसले में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए पूरे देश में एक मेडिकल प्रवेश परीक्षा कराने को कहा था, लेकिन इस पर अमल में देरी के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भारतीय संस्कृति और संगीत को पूर्ण रूप से समर्पित एक शख्सियत उस्ताद नसीर अमीनुद्दीन डागर और उस्ताद फरीदुद्दीन डागर एक ध्रुपद रिसाइटल देंगे ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक न्यूयॉर्क। अच्छा, तो हम आए तो अंदर चलते हुए और बाहर निकले वॉकिंग 1 इंच अबव द ग्राउंड। तो हमने कहा अगर ये मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, बिल्कुल, और लोगों को भी हो सकता है। मिलिए शख्सियत में स्पिक मैके के संस्थापक डॉक्टर किरण सेठ से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत का मामला गर्मा गया है। मानसिक रूप से कमजोर इन लोगों को कथित तौर पर गंदा पानी पीने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत हुई थी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें जेके लोन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी मौत हो गई। सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने को कहा है। वहीं पीएमओ को प्रधानमंत्री के रोल नंबर और डिग्री नंबर का ब्यौरा दिल्ली विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय को देने का निर्देश भी दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि वो रोल नंबर के बिना जानकारी देने में असमर्थ है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने को तैयार है, बशर्ते सीआईसी ऐसा ही निर्देश प्रधानमंत्री को भी दे। गुजरात सरकार ने अगड़ी जाति के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। राज्य बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में कल ये फैसला लिया गया। हालांकि पाटीदार संगठन ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। पटेल आंदोलन से उपजे असंतोष को थामने के लिए गुजरात सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में राज्य बीजेपी की बैठक में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया गया। बिन अनामत जो ज्ञाति समाज है उनको 10% इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड्स उसमें बच्चे हैं, जो गरीब छात्रा छात्री है, तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ मिले, उस तरीके का पूरा बिल होगा। 1 मई को गुजरात दिवस के दिन इसकी अधिसूचना जारी होगी। 6 लाख तक की सालाना आय वाले इसके दायरे में होंगे और उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ अगले अकादमिक सत्र से मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की है और राज्य में पहले से ही इतना आरक्षण है। सरकार वेरी सीरियस, हम ड्राफ्ट भी लीगली ऐसा बनाएंगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग सिंसियरली फाइट करेंगे। पटेलों को ओबीसी में शामिल करने के लिए आंदोलन चला रही पाटीदार अनामत आंदोलन समिति ने इसे ध्यान भटकाने की साजिश बताया है। आप पहले संविधान में परिवर्तन कर दें, संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार को हटा के आप आर्थिक आधार ऐड कर दें, इसके बाद ये रिजर्वेशन देने की घोषणा करते तो बात ईमानदारी की लगती। कांग्रेस ने 10 की जगह 20% आरक्षण देने और आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की मांग की है। सीपीएम ने संविधान में संशोधन करने की मांग की। अगर उनको करना था सही तरीके से तो विधानसभा में बिल लाके वो कर सकते थे। हमने उनको कहा भी था कि आप बिल लाइए। जब उन्होंने बिल लाने की तैयारी नहीं दिखाई तो कांग्रेस पक्ष ने बिल रखा था, उसके ऊपर भी चर्चा हो सकती थी। साफ सी बात यह है कि ठोस रूप से संविधान को बदलने की बात है। ये प्रस्ताव सीपीएम ने कई अरसे पहले रखी कि उसके बारे में चर्चाएं करे। 2 साल के अंदर कुछ चर्चा की नहीं ये सरकार। गुजरात में आरक्षण के लिए पटेल समुदाय का आंदोलन कई बार हिंसक हो चुका है। आंदोलन की वजह से पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल एक 30 मंजिला आदर्श हाउसिंग इमारत को गिराने का आदेश दिया है।
हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 12 हफ्ते की रोक लगा दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सके। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अवैध तरीके से इमारत बनाने वाले अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल पर्यावरण मंजूरी के बिना बनी इस इमारत को पर्यावरण मंत्रालय ने गिराने का आदेश दिया था। आदर्श सोसाइटी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। ये इमारत रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बनी है। पहले इसमें सैनिकों और उनके परिजनों को फ्लैट देने की बात थी। बाद में नियम बदलकर अधिकारियों और नेताओं को भी फ्लैट दिए गए। 2010 में यह मामला सामने आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान को इस्तीफा देना पड़ा था। रेल यात्री अब काउंटर से खरीदे गए रेल टिकट को मोबाइल फोन के जरिए रद्द करा सकेंगे। शुक्रवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में इस सेवा की शुरुआत की। इसके अलावा यात्री 139 पर एसएमएस भेजकर या IRCTC की वेबसाइट पर जाकर भी टिकट रद्द कर सकते हैं। रेलवे पूछताछ सेवा 139 नंबर डायल करके आरक्षित टिकट की सही जानकारी देने पर यात्री के मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। OTP की जानकारी रेलवे को देने के बाद टिकट रद्द हो जाएगा। यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि फोन या SMS पर टिकट रद्द कराने की सुविधा तभी मिलेगी जब वो आरक्षण फॉर्म भरते समय अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगे। टिकट रद्द कराने के लिए उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करेंगे। और अब सूखे और जल संकट से जुड़ी खबरें। महाराष्ट्र के कई जिले भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। आलम यह है कि लोग काम धंधा छोड़कर पानी की जुगत में मीलों सफर कर रहे हैं। सरकार ने लातूर समेत कुछ जगहों पर जल दूत ट्रेन के जरिए पानी तो जरूर भेजा, लेकिन नागपुर जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग कीचड़ से पानी निकालकर पीने को मजबूर हैं। कुएं में पानी नहीं है, लोग दूर दूर से पाणी लाते हैं, वो पाणी स्वच्छ नहीं है। मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहे। हे पोरगी पाण्याला जाते, आता खेळाची पोरगी वय का पाण्यात जायची वय, तुम्ही सांगा। यह बहुत बुरी हाल है, पानी है नहीं गाँव में। नागपुर का ग्रामीण इलाका पानी की जबरदस्त किल्लत से जूझ रहा है। नलों में पानी नहीं है तो कुओं में भी चंद बाल्टी पानी बचा है। बदतर होते हालात और प्यास बुझाने की झुंझलाहट ने इन लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। ये इलाका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के चुनाव क्षेत्र में आता है, जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमको बहुत त्रास होता है यहाँ पे पानी लाने के लिए, और 2 किलोमीटर से जाना पड़ता है। जिसके यहाँ बंडे वाले वो लाते हैं, लेकिन हमारी गति है नहीं यहाँ पे। और रात में 2 बजे उठे हम आज तो पानी लाने के लिए, लेकिन पूरा पानी गंदा हो गया था यहाँ पे कुएं में। हम क्या करेंगे अभी? यहाँ पे हमारे बच्चे हैं पानी पीने के लिए, फिर क्या करेंगे हम? 40 डिग्री से ऊपर का पारा और झुलसा देने वाली गर्मी, जहां सिर पर पानी की मटकियों का बोझ लादकर महज कुछ कदमों का सफर मीलों लंबा लगने लगता है। ऐसे में यहाँ की औरतें रोज 2 किलोमीटर दूर अपने और परिवार की प्यास बुझाने का इंतजाम करने पैदल जाती हैं। लेकिन हालात ऐसे हैं कि पानी नसीब होगा या नहीं, वो भी किस्मत के भरोसे है। सरकार की तरफ से अभी तक गांव के लोगों के लिए कोई मदद नहीं मिली है। यहाँ से सुबह से शाम तक के पानी नहीं मिलता। रोज 2 बजे से पानी लाना पड़ता भाई लोगों को, और यहाँ पर कोई सरकार की कोई योजना नहीं, ना टैंकर है ना कुछ है। और जो ग्राम पंचायत के भी कुआं है उसमें भी कुछ पानी नहीं, पूरे नल सूखे हैं। हलक में पानी की चंद बूंदों को उतारने की हसरत लिए इन लोगों को गंदे पानी से भी समझौता करना पड़ रहा है। लिहाजा ये लोग पानी को कपड़े से छान लेते हैं। इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इसका असर इनके बच्चों की सेहत पर दिखाई देगा। लेकिन प्यास की मजबूरी ने यहाँ के लोगों के सामने कोई दूसरा रास्ता छोड़ा ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के कई राज्य इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। उड़ीसा के कई इलाकों भी लू और गर्मी की चपेट में हैं। हालांकि कल कई इलाकों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। बेमौसम बारिश और ओले भुवनेश्वर के लोगों के लिए गर्मी में राहत लेकर आए हैं। दोपहर में हुई इस बारिश से
तापमान में करीब 10 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई। बारिश के बाद लोग सड़कों पर निकल आए। मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है बारिश होने से, और इसका नेक्स्ट डे क्या होगा वो पता नहीं है। जो बारिश शुरू हुआ है उसके वजह से अभी बहुत आ रहा है। अभी जो मूवमेंट भी बहुत शुरू हो गया है। पहले एक्चुअली दोपहर में क्या होता है ना, लोग घर से नहीं निकलते थे, लेकिन बारिश की वजह से आप देखिए लाइफ एक्चुअली नॉर्मल हो गया जैसे हो गया। ओडिशा इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन राज्य के तटीय इलाकों में लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। Today the temperature has reduced over that part, whereas the temperature increased in coastal districts of Odisha. So IMD has issued severe heatwave warning for the coastal districts today, whereas no heatwave warning issued for the interior parts and western parts of Odisha. ओडिशा राज्य राहत विभाग के मुताबिक राज्य में लू लगने से मौत के 137 मामले आए हैं, लेकिन अभी तक 9 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है। In 9 cases, death due to sunstroke has been confirmed in Odisha. Rest 69 cases are pending for inquiry. 41 other cases during inquiry. From inquiry, it has been found that the deaths were due to other reasons. ओडिशा में भी कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। ओडिशा के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गर्मी का कहर जारी है और लू के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। नॉर्वे के पश्चिमी तट पर शुक्रवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सवार सभी 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। नॉर्वे के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्गेन में समुद्र तट से दूर दोपहर के करीब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उत्तरी सागर के एक अपतटीय तेल क्षेत्र से श्रमिकों को लेकर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों में से 2 क्रू सदस्य थे। इसमें 11 नॉर्वे जबकि एक ब्रिटेन और इटली के नागरिक थे। स्थानीय मीडिया के मुताबिक क्रैश होने से पहले आखिरी 10 सेकंड में हेलीकॉप्टर करीब 640 मीटर नीचे गिरा और उसका मलबा समुद्र और आसपास की चट्टानों पर बिखर गया। इस बीच नॉर्वे के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर को बचाने वाली कंपनी यूरोकॉप्टर के 225L सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी है। खेल की दुनिया से अच्छी खबर है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में साइना ने पूर्व विश्व चैंपियन चीन की शीजियांग वांग को हराया। वुहान स्पोर्ट्स सेंटर में 56 मिनट तक चले मुकाबले को साइना ने सीधे गेम में 21-16, 21-19 से जीत लिया। साइना नेहवाल ने दूसरी बार एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सेमीफाइनल में साइना का मुकाबला चीन की यान वांग से होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए वोटिंग शुरू। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भारी भीड़। 53 सीटों पर 349 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सीमा पर कड़ी चौकसी। अगस्टा वेस्टलैंड मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी से होगी पूछताछ। ईडी और सीबीआई ने जारी किए समन। सरकार का इटली से किसी तरह के सौदे से इनकार। सीआईसी ने दिल्ली और गुजरात विश्वविद्यालय को दिया प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी देने का निर्देश। केजरीवाल ने उठाया था मुद्दा, पीएमओ विश्वविद्यालय को देगा डिग्री का ब्यौरा। मेडिकल दाखिले के लिए एक परीक्षा का राज्यों ने किया विरोध। महाराष्ट्र और गुजरात का पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला। महाराष्ट्र सरकार 5 मई को सीईटी एग्जाम कराने पर अड़ी। एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में साइना नेहवाल, क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन शीजियांग वांग को हराया। फाइनल में पहुंचने के लिए चीन की यान वांग से मुकाबला। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।